और डॉक्टर साहब मैंने देखा इस समस्या को लेकर, बच्चों को जब सर्दी जुकाम होता है, सितंबर अक्टूबर के महीने बता रहा हूँ, उसे उसके पहले के महीने बता दूं, वो निमोनिया हो जाता है धीरे धीरे, सर्दी जुकाम ना ठीक होते होते निमोनिया फॉर्म में आ जाता है। और उसके लिए इतना ज़्यादा क्राउड है, गांव वाले जो डॉक्टर हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, मैंने देखा हुआ, मैंने फेस किया हुआ है। इसको कैसे बचाया जा सकता है? देखिए, बचाव के लिए तो यही है, पहले तो सरकार ने भी पूरे टीकाकरण दे रखा है इंद्रधनुष प्रोग्राम के अंडर, अगर आपने सुना हो। हाँ। उसमें निमोनिया के टीके लगते हैं। एक मैं अक्सर देखता हूँ, दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि आजकल बच्चों में देखता हूँ सीआरपी फ्लक्चुएट करने लगता है, ये पता नहीं क्या नंबर होता है, जो बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा पीड़ा देती है। देखिए, सीआरपी एक तरह से प्रोटीन है, सी रिएक्टिव प्रोटीन मान के चलें, जो लीवर से ही बनता है, सब में होता है। आज हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि हर घर में यह समस्या है, मैं उस समस्या को लेकर आप सबके बीच आया हूँ। डॉक्टर साहब, कह लूँ प्रोफेसर साहब, डॉक्टर वैभव जैन सर, पीडियाट्रिक के बहुत बड़े डॉक्टर, वर्धमान हॉस्पिटल के फाउंडर डॉक्टर वैभव जैन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर। सर, एक समस्या मैं जो अक्सर देखता हूँ, क्योंकि आप इस समस्या को काफ़ी दिनों से सॉल्व कर रहे हैं, मेरे दिमाग में काफ़ी दिनों से स्टॉक कर रहा था इस समस्या को लोगों के सामने लाऊं। एक तो नवजात शिशु, मुझे लगता है 1-2 दिन की जन्म की अवस्था को लेकर मुझे तो लगता है कोई ईश्वर स्वरूप है जी, और उस चीज़ के आप डॉक्टर हैं, ऐसा मेरा मानना भी है, क्योंकि आप साक्षात भगवान स्वरूप हैं। अक्सर डॉक्टर कहे जाते हैं, लेकिन जब मेरा बच्चा इस चीज़ को झेल रहा था, मैं उस समय फेस किया, क्योंकि नवजात बच्चा तो बोलता ही नहीं है। देखिए, ये तो कह सकते हैं कि आप लोग का बड़प्पन ही है कि ये आपने एक पद्धति दे दी है, लेकिन वैसा नहीं है। हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं, जिस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए काम करना है वो सब कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश यही करते हैं कि हम बहुत बेहतर करें। अब उसके देखिए सब कुछ पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। अब भगवान तो हम नहीं हो सकते, क्योंकि नहीं तो सब कुछ ही बचा लेते, इतना नौबत ही ना आती कि बच्चा गड़बड़ हो। ऐसा हमें लगता है कि आप भगवान स्वरूप नहीं, आपको लगता है ऐसा आप भगवान स्वरूप नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा जब 1-2 दिन का होता है तो मेरे नजरिए से आप भगवान स्वरूप है, ऐसा सारे गार्जियन को लगता है। सर, सवाल हमारा यहाँ से अब शुरू होता है, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसके साथ साथ बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं, अगले 5 साल या फिर अगले 1 साल तक कह लूँ। मैंने जो फेस किया, सबसे पहले लोगों को देखता हूँ बच्चों को पीलिया पकड़ता है 1-2 दिन बच्चों की जी, तो इसे आप कैसे देखते हैं कि कैसे इसे बचाया जा सकता है? देखिए, पीलिया जो बच्चों में होता है और जो बड़ों में होता है अलग तरीके का है। बड़ों में आपने सुना होगा कि किसी ने कुछ खाना इधर उधर का खा लिया, कोई इन्फेक्शन हो गया, हेपेटाइटिस A, B, C, E, मतलब बहुत तरह के जो होते हैं पीलिया के इन्फेक्शन मान के चलते हैं, वो हो गया बड़ों का, उसके लिए इन्फेक्शन की दवाई वगैरह सब अलग चलती है। बच्चों में जो पीलापन आता है वो 2 से 3 दिन पे चालू होता है, 5, 6 से 7 दिन तक बढ़ता है, फिर कम होकर 14 दिन तक कम होता है। पर उसकी वजह अलग है। पहली वजह तो उसकी ये रहती है कि बच्चों का जो जिगर लीवर होता है वो उतना मैच्योर नहीं होता। अच्छा। जैसे कि शरीर का काम है कि शरीर के अंदर जो भी टॉक्सिन है उसको लीवर जो होता है मेटाबोलाइज करता है, पचाता है एक तरह से, उसको फिर निकालता है पेशाब और लैट्रिन के रास्ते से। अच्छा। और बच्चों में क्या होता है, वो चीज इतना मैच्योर नहीं होता कि निकाल पाए, तो वो चीज खून में मिलने लगती है, इसलिए पीलापन दिखने लगता है। अच्छा, हर बच्चों में देखता हूँ अक्सर, पहले ऐसा नहीं होता था। अब उसकी वजह पहले वाली जो आपने बोली कि पहले ऐसा नहीं होता, तो उसकी बड़ी वजह ये है कि जब माँ का दूध चालू होता है तो वो एक तो पौष्टिक आहार के साथ साथ एक प्रोबायोटिक बोलते हैं कि बहुत अच्छे बैक्टीरिया जो देता है, जो लीवर को मैच्योर करता है, पचाने में मदद करता है जी। और आप देख ही रहे हैं इसमें माँ का दूध ज़्यादातर शुरुआत में नहीं चालू हो पाता। उसकी कई वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि लोग इतने जागरूक नहीं है कि वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। आजकल ऐड वगैरह में जैसे भी होता है कि डब्बे का दूध भाई अच्छा है, जल्दी पेट भरता है, ज़्यादा वजन बढ़ता है, वो हो गया। दूसरी चीज है कि ऑपरेशन से डिलीवरी होना। अच्छा। ऑपरेशन से डिलीवरी के बाद ये रहता है कि 2-3 दिन तक माँ उस स्थिति में नहीं रहती है कि अच्छे से बैठ के बच्चों को दूध पिला पाए। अच्छा। जो बहुत जागरूक होती हैं, कोशिश बहुत करते हैं, कर भी सकते हैं, पर कई बार दूध ही नहीं आता ऑपरेशन के बाद। माँ को कुछ खाने को दिया नहीं जा पाता है 1-2 दिन के लिए, या ऑपरेशन के बाद की बात। और नॉर्मल डिलीवरी में ऐसा होता है कि माँ 2-3 घंटे के अंदर ही खा पी के या फिर जो है दूध पिलाना आराम से कर सकती है। दर्द थोड़ा तो रहेगा ही, लेकिन ये है कि ऑपरेशन से कम होती चीजें तो आसानी होती। तो पहले ऐसा होता था, नॉर्मल डिलीवरी भी होती थी, इसलिए ये समस्या कम देखने को मिलती थी। और दूसरी चीज है बच्चों को धूप में दिखाना, जैसे पुरानी चीज बोलते थे, दाई लोग ये बताती हैं, तो हर चीज गलत भी नहीं है। कई चीजें बढ़िया भी रहती हैं, कुछ चीज गलत है उसके लिए तो। लेकिन कई डॉक्टर इस बात का विरोध करते हैं, जो गाँव में किंवदंतियां हैं जो आप बता रहे हैं उनके। देखिए, अब देखा जाए 100 चीजें अगर होंगी तो हो सकता है कि 80 तक या 70-80 चीजें गड़बड़ हों, इसलिए विरोध ज्यादा है। अच्छा। 10-20 चीजें अच्छी हैं तो उसको हम लेंगे भी। हम भी बताते हैं कि हाँ थोड़ी बहुत धूप दिखाया करिए, क्योंकि धूप एक स्टडी थी कह सकते हैं, जब शुरुआत में फोटोथेरेपी चालू हुई पीलापन कम करने के लिए हम करते हैं, तो यही था, सब बच्चों को धूप में रखा के देखा कि उनका पीलापन कम होने लग गया। अच्छा। तभी वो लाइट थेरेपी चालू करी गई। अच्छा। और तभी आप लोग जो है आईसीयू में लाइट थेरेपी वगैरह, मैं 1800 की बात कर रहा हूँ, मतलब तभी लोगों ने देखा था, लीजिए, उससे ऐसी इजाद हुई, फिर उसके अच्छी लाइटें चालू हुई कि कौन सी वाली वेवलेंथ पे सबसे अच्छा काम करती है कि वो पीलापन जितना ज्यादा कम कर पाए।
तो ऐसे ऐसे प्रोग्रेस हुई साइंस की भी, तो हम लोगों ने प्रोग्रेस की। एक दूसरा सबसे बड़ा सवाल है डॉक्टर साहब, मैं देखता हूँ आजकल ज्यादा चीजों को फेस कर रहे हैं परिवार या फिर गार्जियन कह लूँ, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है एक तो रोता नहीं, दूसरा गंदा पानी चला जाता है, इस चीज को लेकर आप कैसे देखते हैं? देखिए थोड़ा बहुत तो मैं बोलूँगा कि जो लेडीज़ हैं उस तरह से जागरूक नहीं है कि किस टाइम पे अस्पताल में जाना है, क्या होना है। सारे के सारे टेस्टिंग जैसे बताया हुआ है, सरकार ने सुविधा भी दी हुई है कि आपके खून की जांच, आपके अल्ट्रासाउंड वगैरह टाइम टू टाइम होना चाहिए। ये चीज़ आप ज़्यादा देखेंगे तो फिर गाँव के रीजन में ज़्यादा होती है। अच्छा। हाँ, उसमें कई बारी अब देखा गया है कि जिस समय डिलीवरी हुई उस समय बाई चांस कोई नहीं वहाँ पे था जो ट्रेंड है उस चीज़ के अंदर। अच्छा। डिलीवरी करने में समय लग गया। तो कई बार जब बच्चा स्ट्रेस में आता है, दुविधा में आता है अंदर की, हाँ अटक गया, रुक गया, एक चीज़ हो जानी चाहिए 1 घंटे में, उस चीज़ को 2-3 घंटे लग गया, तो बच्चे की एक तरह से प्रेशर दे रहा है पेट, बच्चा भी दब रहा है, तो स्ट्रेस में आ जाता है। कोई भी स्ट्रेस में आता है तो लैट्रिन पेशाब करता है। तो बच्चा भी वही कर देता है। अच्छा। तो होता तो सबको है, पर जब वो अटका हुआ है या रुका हुआ है तो अंदर ले लेता है। अच्छा। है तो नॉर्मल प्रोसेस ही, वो करेगा कुछ ना कुछ वहां उसके चारों ओर जो चीज है वो तो अंदर घूट ही लेगा वो। तो इस वजह से चीज बढ़ती है। और ये चीज इसमें ऐसा नहीं कहेंगे कि अभी की बात है, उसके बाद वही है कि बच्चों को माँ का दूध ये चीज सब कुछ जल्दी चालू होता है, तो हल्का फुल्का किसी को होता है तो उससे पौष्टिक आहार मिलके एक एंटीबॉडीज भी माँ के दूध से जाती हैं, तो उससे जल्दी रिकवर हो जाता था बच्चा। जी, आजकल ये समस्या ज्यादा देखने को मिल पा रहा है। नहीं, दूसरी चीज ये भी है, कई बार बच्चा बच ही नहीं पाता था, तो आप उतना 4-5 दिन या 1 हफ्ते के बच्चे को देखते ही नहीं थे कि गड़बड़ है। अच्छा। वो 1-8 दिन में ही बच्चा मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो गया, नहीं रहा, तो उस तक की स्थिति ही नहीं आती थी पहली। और दूसरी बात ये हो गया प्रीटर्म डिलीवरीज, पहले पूरे महीने भरते थे तब बच्चा अच्छे से होता था, अब आप देखेंगे प्रीटर्म डिलीवरीज बहुत होने लगी हैं। 8 महीने पे 7 महीने बच्चा कमजोर है, ये सब चीजें ज्यादा होंगी। तीसरी चीज IVF से डिलीवरी वगैरह हो रही हैं, ज्यादा हो रही हैं। अच्छा। तो उससे भी बच्चा कमजोर रहता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई ना कोई वजह से ही बच्चा नहीं उनको बैठ रहा था। जी। तो जो दवाइयों के द्वारा या किसी उसके साइंस के द्वारा जो चीज करी गई उसमें उतना ही ज्यादा उनको प्रयत्न करना पड़ा, तो कुछ ना कुछ जल्दी बच्चा हो जाता है, प्रीटर्म डिलीवरी हो गई, कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई, इसलिए ये समस्या ज्यादा बढ़ गई है। उसकी अब फैसिलिटीज भी प्रोवाइड है कि हाँ ऐसे बच्चे बचते हैं, तो आप देखते हैं कि हाँ ये बच्चा NIC में इतने दिन रुक गया, पहले वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते थे, सुविधा ही नहीं थी। एक मैं अक्सर देखता हूँ, दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि आजकल बच्चों में देखता हूँ CRP फ्लक्चुएट करने लगता है, ये पता नहीं क्या नंबर होता है जो बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा पीड़ा देती है। देखिए CRP एक तरह से प्रोटीन है, C रिएक्टिव प्रोटीन मान के चलें, जो लीवर से ही बनता है, सब में होता है। बच्चा भी होगा, बड़ा भी होगा। अभी कोविड टाइम पे आप देखेंगे CRP लेवल लोगों का 1000 के ऊपर तक जाने लग गया था कोविड टाइम में। हाँ, नॉर्मल लेवल 0 से 6 तक मान के 1000 तक पहुंचा था। तो ये CRP लेवल शरीर के सूजन को एक तरह से दिखाता है, शरीर किसी स्ट्रेस में है उसको दिखाता है। अच्छा। छाती की दिक्कत होगी तो भी होगा, शरीर में कोई इन्फेक्शन होगा तो भी होगा, लीवर में कोई दिक्कत होगी तो भी होगा। पर बच्चों में क्या रहता है कि हम इतनी सारी जांचें भी नहीं करा सकते। तो एक CRP लेवल से थोड़ा आइडिया रहता है कि इन्फेक्शन कम से इन्फ्लामेशन एक तरह से बोलें कि किस लेवल तक पहुंचा है, और उसके लेवल को देखते देखते कि वो कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, उसी तरीके से आप ट्रीट करते हैं, उसी तरह से हम देख पाते हैं। एक चीज मैं देखता हूँ गांव में सबसे बड़ी चीजें निकल के आती हैं कि बच्चों को कब नहलाया जाए। जैसे डॉक्टर साहब अक्सर कहा करते हैं कि जल्दी नहलाइए, गांव में मैंने देखा हुआ है क्योंकि हर परिवार फेस करता है, ये बहुत जेन्युइन समस्या है। कई बच्चों को तो 8-8 महीने तक नहीं नहलाया जाता है, इस डर के कारण उनको कुछ हो ना जाए। ये गांव में किंवदंतियां हैं, इस पर आप ये तो नहीं बोलेंगे कि इतने दिन तक नहीं नहलाना है। जो कमजोर बच्चे रहते हैं, प्रीटर्म बच्चे रहते हैं, उनके लिए हाँ ऐसा कहा जाता है कि हाँ बहुत नहीं नहला सकते, क्योंकि देखिए कुछ ना कुछ पानी इधर जा सकता है, बच्चा वो खांस के नहीं निकाल पाएगा। अच्छा। सर्दी होने के या किसी भी इन्फेक्शन होने के चांस ज्यादा रहते हैं। बच्चा बहुत छोटा होता है तो माँ या फिर जो भी उसको नहला रहा है वो इतने ज्यादा वो घबराहट में रहते हैं कि बच्चे को कुछ हो ना जाए, पकड़ नहीं पाते बहुत अच्छे। मान लीजिए 1-1.5 किलो का बच्चा है, हम लोग 800 ग्राम के बच्चे को भी बचाएं, तो 800 ग्राम का बच्चा हाथ में ही नहीं ले पाएंगे जो ट्रेंड नहीं है। तो ये एक वजह रहती है। नहीं तो हम लोग का ये रहता है नॉर्मल अगर स्वस्थ बच्चा है तो अस्पताल से घर जाके आप नहला सकते हैं। मतलब 4-5-6 दिन के बच्चे को आप नहला सकते हैं, यहाँ से छुट्टी हुई आप घर जाके आराम से नहला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी यदि स्वस्थ है तो। और नहलाना चाहें डेली भी नहला सकते हैं, नहीं तो 1-1 दिन छोड़ के नहला सकते हैं साफ, लेकिन आपको गीले कपड़े से पोंछ के अच्छे से रोज करना ही करना है। अच्छा। अगर नहीं नहला रहे हैं पर नहला सकते हैं जी। ऐसा किंवदंतियां जो गांव में है उसे दूर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि बच्चों को हाइजीन मेंटेन रहे। एक चीज मैं देखता हूं कि गांव में, क्योंकि तो लखनऊ शहर है, जब मैं छोटे शहरों में जाता हूं, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, जौनपुर, इतने ज्यादा डॉक्टर भी हैं भाई साहब, मैं क्या बताऊं आप सभी दर्शकों को, जो क्राउड देखने को मिलता है। और डॉक्टर साहब मैंने देखा इस समस्या को लेकर, बच्चों को जब सर्दी जुकाम होता है, सितंबर-अक्टूबर के महीने बता रहा हूँ, उसके पहले के महीने बता दूं, वो निमोनिया हो जाता है धीरे धीरे, सर्दी जुकाम न ठीक होते होते निमोनिया फॉर्म में आ जाता है। और उसके लिए इतना ज्यादा क्राउड है, गांव वाले जो डॉक्टर हैं, इतनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है, मैंने देखा हुआ, मैंने फेस किया हुआ है। इसको कैसे बचाया जा सकता है? देखिए बचाव के लिए तो यही है, पहले तो सरकार ने भी पूरे टीकाकरण दे रखा है इंद्रधनुष प्रोग्राम के अंडर, अगर आपने सुना हो। उसमें निमोनिया के टीके लगते हैं।
और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी का टीका लगता है। कई ऐसे टीके हैं जो निमोनिया केवल निमोनिया वायरस से नहीं होता है, निमोनिया बैक्टीरिया से नहीं होता है। हाँ। कई और भी होते हैं वायरसेस, जैसे कोविड भी एक वायरस है, वो भी निमोनिया ही करता है। इन्फ्लुएंजा एक वायरस है, निमोनिया करता है। तो कई टीके जो सरकार भी प्रोवाइड करती है, एक दो टीके हैं जो सरकार नहीं प्रोवाइड करती है पर लगना चाहिए, जैसे फ्लू का टीका, इन्फ्लुएंजा का टीका हो गया। जी। जो बड़े हैं उनमें कोविड वैक्सीनेशन हो गया, ये सब चीजें हैं। तो ये तो बचाव के लिए पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, बच्चे का स्वास्थ्य आप अच्छा रखें, मतलब कि पूरा पौष्टिक आहार दें, उसके अंदर हरी सब्जियां हों, फल हों, बाकी तो रोटी दाल चावल ये सब तो देना ही देना है। नहीं, 2-4 दिन के बच्चों को आप कैसे ये सब दे पाएंगे? अच्छा, 2-4 दिन के बच्चे का अगर आप देखेंगे तो माँ का दूध सबसे ज्यादा आहार है उसके लिए। जी। तो उसमें क्या होता है कि माँ को मान लीजिए कोई इन्फेक्शन हुआ है तो माँ जो है उसके अंदर एंटीबॉडी बनती है। अच्छा। वो एंटीबॉडी माँ के दूध में जाएगी, जो कि बच्चे को अपने आप ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो फिर बच्चे तो उससे बच्चा अपने आप लड़ने लगता है। अच्छा। तो एक तो ये चीज होगी। पहली चीज, मान लीजिए हल्की फुल्की सर्दी जुकाम हुआ तो प्रॉपर जो डॉक्टर इस चीज का है उसी को दिखाएं कि वो चीज बढ़ने ना पाए। अच्छा। कई बार ऐसा देखा गया, मेरे पास भी जो डॉक्टर आते हैं पेशेंट वगैरह, वो गांव से आए तो कुछ और डोज लेके आए। अच्छा। बहुत ही गलत तरीके से होती है। मान लीजिए बड़ों को आपने कुछ दे दिया, एक बड़े तो गोली खा लेता है, तो किसी को 1/3 गोली कर दी, 1/4 गोली कर दी अंदाजन, पर वैसा बच्चों में नहीं होता है। बच्चों में प्रॉपर डोज वजन के हिसाब से दी जाती है। इसका मतलब सही डॉक्टर को दिखाना बड़ा जरूरी है, सही टाइम पर। उसी स्पेशलिस्ट के डॉक्टर को दिखाएं। सरकारी अस्पताल के अंदर हर कोई अवेलेबल भी, मान लीजिए आपके गांव में आप बोले कि उस चीज का स्पेशलिस्ट नहीं है, पर अब तो सरकार ने लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज भी खोल दिए हैं। जी। तो थोड़ा बहुत हाँ मेहनत करनी पड़ सकती है, बिल्कुल आपके बगल में नहीं होगा, पर ऐसे ही मेडिकल स्टोर से या किसी को भी दिखा के लेने से अच्छा है कि थोड़ा दूर जाके दिखा ले प्रॉपर, तो एक बार में काम हो जाए। नहीं तो आप रोज रोज दिखाएंगे, बाद में बच्चे को भर्ती करने की नौबत आएगी। उससे बेहतर ये है कि एक बार मेहनत कर ले इस चीज के लिए। तो सही टाइम पे सर्दी जुकाम को सीरियस लीजिए, ताकि निमोनिया से बच्चों को बचाया जा सके। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है, इतना क्राउड जो मैंने फेस किया है, उस चीजों को देखा है, कई बार ये देखा है कि गरीब परिवार उस निमोनिया से लड़ते लड़ते भाई साहब 10-15 दिन तक झेलता है, अपनी पूरी खेती बाड़ी तक बेच देता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैंने ऐसे देखा है। बिल्कुल सही बात है। वैसी नौबत कई बार आ जाती है। जी। मान लीजिए कि बच्चा अगर सांस लेने में दिक्कत है, वो ऑक्सीजन पे जा रहा है, ऑक्सीजन पे नहीं मिल रहा है, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है, तो खर्चे तो अपने यहाँ ही बढ़ जाते हैं। बहुत ज्यादा। सरकारी अस्पताल में इतनी ज्यादा रश है, इतनी भीड़ है, इतनी जगह नहीं है, कई बार उनको नहीं मिल पाता है, तो प्राइवेट अस्पताल में करनी पड़ती है। प्राइवेट अस्पताल के खुद के इतने खर्चे हैं, पूछिए नहीं। तो हर जगह से देखा जाए तो मरीज ही होता है जो फंसता है। तो इसलिए सबसे सही तो यही है कि सही टाइम पे इलाज आप मुंह से देने वाली दवाइयों का ही कर दें, प्रॉपर डॉक्टर को दिखा के, तो ऐसी नौबत ही ना आए। जी। एक चीज मैंने देखा है डॉक्टर साहब, क्योंकि हर गांव गली में अब तो बहुत सारे डॉक्टर हो गए हैं, क्योंकि यहाँ तक लोग नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसा मान के चले आप। जी। क्योंकि ये भी मान के चले कि हमारा भारत परिवार गरीब परिवार है, काफी फैमिली ऐसी हैं। बिल्कुल है तो बहुत फैमिली, बहुत शानदार फैमिली है, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी पिछड़े हुए हैं। जी। मैंने एक चीज देखा है, गली नुक्कड़ में जैसे ही डॉक्टर के यहाँ पहुंचते हैं, एक हथकंडा उनके पास होता है, कह सकते हैं एंटीबायोटिक इंजेक्शन वगैरह बहुत तेजी से चलता है, सबसे पहले वही प्रिक कर देते हैं। जब मैं एक बारी प्रोफेसर बीएचयू के प्रोफेसर से बात कर रहा था, नाम नहीं लेना चाहता, जी। उस पर कड़ी टिप्पणी उन्होंने जाहिर किया कि आजकल डॉक्टरों को इससे थोड़ा बचना चाहिए, एंटीबायोटिक वगैरह इंजेक्शन से, क्योंकि कई बारी 2-4 दिन के बच्चों को आप तुरंत वही पकड़ा देते हैं, उसके माध्यम से आप एक हथकंडा पकड़ लेते हैं, चौंक देंगे, ठीक कर देंगे। जी। देखिए, ये तो बहुत ही गलत है। पहली बात तो ऐसे कि कोई भी इंजेक्शन बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक का लगा देगा तो उससे कुछ होता नहीं। अच्छा। एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स होता है। अच्छा। कि आपको बीमारी के हिसाब से उसको कितने दिन देना है, तरीके से देना है। हाँ। गांव में क्या होता है कि एक आध इंजेक्शन लगा दिया, गांव वालों की मेंटेलिटी ये बना दी गई है कि वो इंजेक्शन लग गया अब ठीक हो जाएगा। हाँ, कई बार ऐसा होता है, ड्रिप लग गई तो अब ठीक हो जाएगा। बाकी ड्रिप क्या है, अगर कोई आदमी खा पी नहीं पा रहा है तो ड्रिप लगवाने की आवश्यकता पड़ती है। अगर मुंह से खा पी रहा है तो ड्रिप की जरूरत नहीं है, ड्रिप से कोई और सुविधा नहीं मिलती है। जी। ठीक है, तो ये चीज तो बहुत ही गलत है। कई डॉक्टर ऐसा नहीं, गांव में क्या शहर में भी ऐसा कर रहे हैं कि इंजेक्शन एक आध कूल्हे पे लगा दिए, मसल में कहीं लगा दिए, तो उससे और दिक्कत भी बन जाती है। इस बात से मेरे सहमत हैं डॉक्टर साहब? बहुत सहमत हैं उससे, और बल्कि ये तो पूरा इंटरनेशनल WHO का डाटा है कि इंडिया के अंदर अब कई दवाइयां एंटीबायोटिक काम करना बंद कर दी है इस वजह से, क्योंकि कोई कभी भी 4-5 दिन का कोर्स है, एक इंजेक्शन लगवा लिया तो उसके बाद क्या होता है, वो बैक्टीरिया जो होता है, इन्फेक्शन जो होता है, वो दवाई से काम नहीं करता, रजिस्ट हो जाता है। तो रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा अब इस इंडिया में है। इसकी खास वजह यह है, यही डॉक्टर जो नहीं पढ़े लिखे हैं प्रॉपरली, कुछ भी दे दिए। दूसरा मेडिकल स्टोर वाले जो 2 दिन की एंटीबायोटिक दे दिए, किसी को कुछ हुआ या कुछ, तो प्रॉपर चीजें हैं। तो ये सबसे बड़ी चीजें निकल के आई हैं, क्योंकि मैंने इस चीज को देखा हुआ है, रेजिस्टेंस वगैरह को, और आने वाले समय भयावह तेजी से तूफान की तरीके से मेरे तरफ आ रही है। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए गांव के डॉक्टरों के यहाँ भीड़ भी इस तरीके से लगी हुई है कि मैंने ये भी देखा है, काफी दिन वहाँ स्ट्रगल करते हैं, जब वहाँ से अपना सारा पैसा रुपया बर्बाद कर देते हैं तब यहाँ तक पहुँचते हैं, क्योंकि 10-15 दिन फंसा के तो रखते ही हैं। जी। एक चीज मैंने ये देखा है, गर्मी में बच्चों को डायरिया बहुत परेशान करता है डॉक्टर साहब। देखिए, डायरिया ये नहीं बोलेंगे कि सिर्फ गर्मी में करता तो हमेशा ही है। अच्छा। गर्मी में दिक्कत इसलिए ज्यादा होती है कि मान लीजिए थोड़ा बड़े बच्चे की बात कर रहे हैं हम, उसने कुछ खाया पिया इधर उधर का, तो किसी भी चीज को खराब होने में गर्मी ज्यादा प्रोत्साहित करती है। अच्छा। जैसे मान लिया आपने कोई दूध ही मान लीजिए,
दूध आप ठंडक में बाहर रख देंगे नहीं खराब होता है, गर्मी में रखेंगे तो जल्दी खराब होता है। वो बच्चे ने पी लिया तो इन्फेक्शन हो गया। तो ये चीजें वो गर्मी में अगर कहीं बाहर की खाएगा या कुछ भी खाएगा तो जल्दी इन्फेक्शन होगा, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन जल्दी बन गया है उस चीज के अंदर। पहली चीज। दूसरी चीज, डायरिया हल्का फुल्का सर्दी में होता है या थोड़ा ज्यादा भी हो जाता है, पर उसकी पानी की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है सर्दी में, क्योंकि पसीना नहीं आता, गर्मी नहीं है, सब नहीं है। गर्मियों में क्या होता है, वो ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, नीचे से आपका लैट्रिन हो रही है, लूज मोशंस हो रहे हैं, तो हमें ड्रिप लगाने की जरूरत पड़ जाती है गर्मियों में ज्यादा। वजह है पानी की ज्यादा कमी, पानी की जरूरत ज्यादा। यानी कि आप कह सकते हैं अगर बच्चों को गर्मी के समय में हम ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं, जब वो स्वस्थ रहे, बल्कि खासकर ओआरएस अगर पिलाएं उनको, स्वस्थ रहे तब के इतना नहीं है। जब मान लीजिए कोई भी किसी को उल्टी या लैट्रिन चालू होती है तो तुरंत आप नमक शक्कर का घोल, नहीं तो बाजार से ओआरएस बनाया या फिर पाउडर वाला आता है, उसको पिलाना चालू करें। सबसे पहली चीज तो ये कि पानी की कमी ना होना पाए। इन्फेक्शन तो देखिए अपना समय लेगा ही ठीक होने में, पानी की कमी हो गई तो उनको भर्ती कराने की नौबत आ जाती है। इसी माध्यम से हम बच्चों को बचा सकते हैं। और डायरिया एक ऐसी बीमारी है, मुझे तो लगता है कि जब समय आता है सर, बड़ी भयावह रूप ले लेती है। बिल्कुल है, और खासकर बच्चों में वो खाते नहीं उस समय, कुछ खाना पीना छोड़ देते हैं और नीचे से लूज मोशन हो ही रहा है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। जी। एक गांव में किंवदंती है डॉक्टर साहब की काजल को लेकर, जी आप इस बारे में सुने भी बहुत फेस भी किए होंगे। बिल्कुल। क्योंकि गांव में दादी आंटी या फिर चाची मामी कहती हैं काजल लगो गया तो बहुत सुंदर लगबा, वो आंख बड़ा बड़ा हो जाए, बहुत निक लगबा, जी बोलते हैं, ऐसा बोलती हैं। इस पर आपका क्या रुख है डॉक्टर साहब? देखिए शुरुआत में क्या रहता है, बच्चा छोटा है तो आंखों की नलियां भी बहुत छोटी होती है। अच्छा। तो काजल जो होता है अगर आंखों में लगाया जाता है तो नलियों में फंस के उसको ब्लॉक कर सकता है। अच्छा। ब्लॉक करेगा, इन्फेक्शन भी कर सकता है। तो वैसे तो आंखों में लगाने वाली चीज तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। करना भी चाह रहे हैं तो 1 साल के बाद करें, कहीं और शरीर पे लगाना चाहें लगा सकते हैं, लेकिन 1 साल के अंदर बिल्कुल ना लगाएं। 1 साल के अंदर तो कम से कम ना लगाएं, क्योंकि आंखों पे दिक्कत ही कर देगा, भयावह बीमारी हो सकती है और बिल्कुल बीमारी को रोशनी तक जा सकती है। अगर आपने कहीं मान लीजिए काजल तो पहले जला के बनाया जाता था, वो एक तरह से कहीं से भी गंदगी भी आप लगा देंगे, इन्फेक्शन तो होगा ही, नली के भी अंदर चला जाएगा तो आंखों की रोशनी तक जा सकती है। बिल्कुल जा सकती है अगर इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा तो। अच्छा जी। तो इस बारे में भैया आप सब जरूर ध्यान दें कि 1 साल के पहले तो बिल्कुल मत लगाओ, क्योंकि ये किसी न किसी तरीके से कुछ बड़ी चीजें निकल के आ सकती हैं। कई बार ये भी देखता हूँ डॉक्टर साहब कि बच्चों की नाभि तक सड़ जाती है। जी। इस पर क्या आपका रुख है, कैसे बचाव किया जा सकता है? उसके लिए यही है कि नाभि को देखिए बीटाडीन से आप एक बार दिन में क्लीन कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। दूसरा उसको सूखा रखा जाए। नहीं, जब बच्चे की नाभि ना सड़े तब उसके पहले, ताकि हम बचाव पहले की बता रहे हैं कि वो देखिए साफ रोज करना है, बीटाडीन से एक बार साफ कर दें उसको। और दूसरी बात उसको सूखा रखें, उसके बाद पानी वानी ज्यादा ना पड़े, गीला रहेगा तो इन्फेक्शन कर सकता है। अच्छा। बाकी किसी को हो ही गई या हो गई तो उसके लिए फिर एंटीबायोटिक वगैरह लगा के या फिर दिला के दिखा करना पड़ेगा। एक चीज मैंने देखा है कि आजकल विश्व भर में बात कर रहा हूँ, क्योंकि रवांडा वगैरह जैसे देशों में, अफ्रीकन जैसे कंट्री में, कि कुपोषण का शिकार बच्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अपने यहाँ तो कम ही है, लेकिन है, मान के चले। बिल्कुल है। इस चीज को कैसे आप देखते हैं? देखिए पहले था कि है नहीं इसलिए कुपोषण ज्यादा हो रहा है, पर मैं इस पर ये तो नहीं मानता कि खिला नहीं सकते या है नहीं, उस वजह से नहीं है। गलत प्रतिनिधियां हैं, गलत उनकी थिंकिंग है, उनको पता नहीं है कैसे देना है। अच्छा। मान के चले जैसे दूध ही देना है, तो पहली बात तो 6 महीने तो कायदे से माँ का दूध ही देना चाहिए। वो नहीं हो पा रहा है तो कायदे से डब्बे का देना चाहिए, क्योंकि देखिए और कोई गाय का भैंस का दूध बच्चा नहीं पता पाता है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं कि गाय के दूध में आधा पानी मिला देते हैं। कई लोग तो मैंने देखा इतना सा दूध रहता है, इतना ज्यादा पानी डाल के पिलाना चालू कर देते हैं। तो वो हो ही नहीं पाएगा, उससे बच्चा सिर्फ पानी ही पी रहा है। ये एक पहली वजह, सबसे ज्यादा वजह तो ये होती है। अच्छा। ठीक है कि कोई और दूध आपने चालू करा, गलत समय पे चालू करा, खूब पानी मिला के चालू कर दिया, तो वो चीज से पानी जैसा पिला रहे हैं। दूसरी चीज 6 महीने के बाद जब बच्चे को ऊपर का खिलाना है तो चावल का पानी से चालू करते हैं, फिर चावल देते हैं, फिर दाल देते हैं, उसी तरह से करते हैं। तो उस समय भी लोग ये कम बहुत 1 चम्मच पिला दिया बस हो गया, उससे नहीं काम चलता है। आपको वो चीज़ बढ़ानी है, क्योंकि बच्चा बढ़ रहा है तो उसका केवल दूध से काम नहीं चलेगा। तो ये जो शुरुआत के 1 साल है, पहली बात तो शुरुआत में केवल दूध, कौन सा दूध, कैसा दूध, किस समय देना। तो 6 महीने के बाद जो अन्न देना चालू करना है वो सही समय सही मात्रा में चालू करें, तो ही आपको पोषण से बचा सकते। ज्यादातर आप देखेंगे 1 से 5 साल के बच्चे ही सबसे ज्यादा है। 6 महीने तक दूध से किसी तरह काम चल जाता है, साल भर भी किसी तरह चल गया, बाद में उसको खाने की जरूरत है, वो नहीं पूरी कर पाएंगे आपूर्ति आप तरीके से, तो दिक्कत आएगी। जी। उसके लिए ये नहीं आपको खूब फल ही खिलाने हैं, भाई सेब खिलाओ, जो भी आपके पास पर्याप्त है, कुछ नहीं, जो पर्याप्त है वो खिलाएं, उससे बहुत उससे बचाया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ लोगों को बेहद पसंद आया होगा यह सीरीज, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि हर परिवार में हर लोगों की समस्या थी। उन सब सारे प्रश्नों को इकट्ठा किया, और डॉक्टर साहब आप अपना बहुमूल्य समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।